हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे अपने किसकी, वेव पैकेट की। और वेव पैकेट के अपन ने कल क्या कर लिए थे, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और लास्ट प्रॉपर्टी अपनी बाकी रही थी। तो देखो, लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकता है किस हिसाब से। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासों में अपन क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन लिखाएंगे जो आपके यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, जो आपके पीछे के पेपरों में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन लिखेंगे और उनके साथ उसके आंसर लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, नहीं भी आया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन क्वेश्चन वाइज चलेंगे अब। ओके जी। तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाते हुए ये क्या है, अगर वैसे देखो तो वेव पैकेट का 4th प्रॉपर्टी है, और वैसे देखो तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलो, तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाते हुए तरंग फलन के गुण प्रदर्शित करो और सिद्ध करो कि तरंग फलन अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाते हुए तरंग फलन के गुण प्रदर्शित करो। तो अपन ने कल जहाँ से लिया था ना तरंग पैकेट, वहाँ से लेके और जो 3 नंबर तक गुण लिखवाए थे उसका आंसर यहाँ तक देना है। कहाँ तक, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाते हुए तरंग फलन के गुण प्रदर्शित करो, ठीक है। कल जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे फिनिश किया था उसका आंसर लिखना है यहाँ तक। अब आगे आप लोगों को दे दे कि सिद्ध करो और सिद्ध करो कि तरंग फलन अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। 4th प्रॉपर्टी अपनी होगी कि तरंग पैकेट अनेक तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। क्या है, 4th प्रॉपर्टी अपनी ये होगी कि तरंग पैकेट अनेक तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ओके, आ जाओ जी, बात कर लेते हैं अपन। प्रूव क्या करना है अपने को, साथ में प्रॉपर्टी भी चलनी है और साथ में प्रूव ये भी करना है कि तरंग फलन अनिश्चितता सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। तो आ जाओ, अब अपन यहाँ पे ले लेते हैं कोई तरंग फलन। ये लो जी, ये लिया अपन ने कोई तरंग फलन। ओके, इसको आप लोग बोल दो साई अक्ष टी, और ये यहाँ से हो जाएगी आप लोगों की डेल अक्ष। हाँ जी, क्लियर है। और ये परिवर्तन किसके सापेक्ष है, एस के सापेक्ष है, और इनको क्या बोल दोगे आप, लैम्डा नॉट, यानी कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है। माना औसत तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। इन दोनों को जोड़कर जो अपन ने वेवलेंथ निकाली है वो क्या है, यहाँ पे लैम्डा नॉट है। क्लियर है, अगर दोनों को जोड़कर निकाला है तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगी, औसत तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे क्या होगी, ये लैम्डा नॉट। तरंग फलन साई अक्ष टी में किसी समय टी पर अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन है। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है ये क्या है, ध्यान से सुनना। औसत तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है, ठीक है। माना औसत तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। तरंग फलन साई अक्ष टी में किसी समय टी पर अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और ये अपन ने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ साई अक्ष टी, ठीक है, यहाँ साई अक्ष टी का फूरिये रूपांतरण के संचरण नियतांक के सापेक्ष निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ साई अक्ष टी का फूरिये रूपांतरण,
साई अक्ष टी का फूरियर रूपांतरण के क्या है यहाँ पे, संचरण नियतांक है। के क्या है यहाँ पे, संचरण नियतांक है। ठीक है, संचरण नियतांक के सापेक्ष निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ये लो जी, एक क्या होती है, ये जो फूरियर रूपांतरण है ये अपने वैसे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों को कंडीशन में जो लिखवाऊंगी वो आप लोगों को ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अपन वैसे है बहुत बड़ा है ये, इसका डेरिवेशंस भी बहुत बड़े हैं और एक ये टॉपिक ही है अलग की फूरियर रूपांतरण। ठीक है, पर अपने यहाँ पे है नहीं तो इसलिए अपने को एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पे यूज करनी पड़ गई, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पे यूज किया है। तो जो मैं लिखवाऊंगी आप लोग यहाँ से डायरेक्टली ही क्या करोगे, याद करोगे, जैसा लिखवा रहे हैं वैसा। ठीक है, चलो आ जाओ, इसका फूरियर रूपांतरण देखते हैं अपन, किसका, उस साई अक्ष टी का। ओके, ये लो जी, क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये क्या है अपना यहाँ पे साई अक्ष टी है और यहाँ पे मैक्सिमम फूरियर रूपांतरण अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, के नॉट इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट। ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक कंडीशन है जो आप लोगों को ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। डेल का, और ये किसके सापेक्ष हो रहा है, के सापेक्ष। क्लियर है, ध्यान से सुनना। यहाँ डेल के तरंग पैकेट का, यहाँ डेल के तरंग पैकेट का फूरियर रूपांतरण है। ये जो डायग्राम बनाया है ये इस डेल के का तरंग पैकेट के तरंग फलन के सापेक्ष या तरंग पैकेट का क्या है, फूरियर विस्तार है या फिर फूरियर रूपांतरण है। गणितीय विधि से हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, कि ये जो डेल के है ये किससे ग्रेटर देन होगा। अब देखो यहाँ पे डेल के लिया है और यहाँ पे क्या है, अपना डेल अक्ष है। इन दोनों के बीच अपने को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसके अनुसार, मैंने लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिद्ध करो कि तरंग फलन अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करती है। इसके अंदर आ गया स्थिति के सापेक्ष और इसके अंदर आ गया संचरण नियतांक के सापेक्ष। तो कैसे लिखोगे, किसके अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। तो डेल के ग्रेटर देन इक्वल डेल अक्ष, अच्छा जी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेल अक्ष। तो डेल के डेल अक्ष ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, दोनों तरफ से आयोटा एच कट से गुणा कर देते हैं। तो कर दो, आयोटा एच कट डेल के डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल आयोटा, सॉरी एच कट। ठीक है जी, इसको क्या किया अपन ने, एच कट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये लो जी, कर दिया। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, डेल कॉमन ले लो, एच कट के को अंदर ले लो, डेल अक्ष ये क्या हो जाएगा, एच कट। अब आप लोग जानते हो P इक्वल क्या होता है, एच कट के, आप लोग जानते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या कर दोगे, डेल P डेल अक्ष एच कट। यही अपने को सिद्ध करना था, यही करना था कि नहीं करना था, यही करना था बस। तो फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः हम कह सकते हैं कि किसी कण से संबंधित यदि कोई तरंग पैकेट है तो वो स्वयं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का पालन
करेगा। आई रिपीट, अतः हम कह सकते हैं कि किसी कण से संबंधित यदि कोई कण तरंग पैकेट है तो वह स्वयं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का पालन करेगा। ये देखो, यही प्रूव करना था अपने को। ठीक है जी। आ जाओ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर यहीं पे ख़त्म होता है और अपने उस वाले के गुण भी यहीं पे फिनिश होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, हार्मोनिक संकारक को परिभाषित करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हार्मोनिक तरंग फलन को परिभाषित करो। क्लियर है क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हार्मोनिक तरंग फलन को परिभाषित करो। क्वेश्चन आपका है हार्मोनिक तरंग फलन को परिभाषित करो। चलो जी, इसका आंसर कैसे दोगे? माना किसी कण का संवेग निश्चित है तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? 0। क्या बोल रहा है? माना किसी कण का संवेग निश्चित है किसी कण का संवेग निश्चित है तो संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? तो संवेग में अनिश्चितता डेल p इक्वल 0 होगी। भाई सही है ये? ठीक है, तो क्या कर दोगे? डेल x डेल p ग्रेटर देन इक्वल h कट। इसके इक्वल में तो क्या आ गया? 0। तो अपने पास क्या आएगी? या फिर इसको छोड़ो, ऐसे लिखो डेल x h कट अपॉन डेल p। अच्छा जी, एक चीज सोच रहा है यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेट होगी यहाँ की वैल्यू डेल x डेल p अप्रोक्सीमेट h कट। तो डेल x अप्रोक्सीमेट किसके हो जाएगा? h कट अपॉन डेल p। ठीक है जी, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? ये देखो यहाँ पे, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल एक्स अप्रोक्सीमेट h कट अपॉन 0। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा? किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगा? 0 के। ये लो जी, तो क्या बोल दोगे आप? यही प्रूव हुआ। ठीक है, अतः स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत होगी। अतः स्थिति में अतः स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? अनंत होगी। इस अवस्था में तरंग पैकेट की अनेक तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान लैम्डा नोट के बराबर होगा। ठीक है, इस अवस्था में देखो, इस अवस्था में अनेक तरंग दैर्ध्य
लैम्डा का मान लैम्डा नॉट के बराबर होगा। अब देखो लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इक्वल 0 और लैम्डा इक्वल लैम्डा नॉट। अब ये जो लैम्डा है ना यहाँ पे, ये क्या है? अनेक तरंग दैर्ध्य है। इस लैम्डा के अंदर एक तरंग दैर्ध्य नहीं है। कितनी तरंग दैर्ध्य, कितनी वेवलेंथ है? बहुत सारी वेवलेंथ है। और इस लैम्डा नोट के अंदर कितनी है? ओनली एक वेवलेंथ है। क्लियर है यहाँ पे? तो कंडीशन भी क्या बोल रही है देखो, इस अवस्था में, कौन सी? इस अवस्था में अनेक तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ठीक है, का मान लैम्डा नोट के बराबर होगा। लैम्डा तो क्या है? बहुत सारी वेवलेंथ है और लैम्डा नोट क्या है? ओनली वन वेवलेंथ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी। अर्थात तरंग पैकेट में केवल एक तरंग होगी। क्या है? अर्थात तरंग पैकेट में केवल एक वेवलेंथ होगी, तो प्रकाश एक वर्णीय होगा। बोलते हैं ना कि प्रकाश एक वर्णीय क्यों होता है या प्रकाश एक वर्णीय होता है, तो उसके अंदर वो एक वर्णीय क्यों होता है? क्योंकि तरंग पैकेट में से केवल एक तरंग होगी तो प्रकाश एक वर्णीय होगा। ऐसे तरंग पैकेट में कण की स्थिति क्या होगी? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के मध्य कहीं पर भी हो सकती है। देखो अपन ने ये जो कंडीशन लगाई है सेकंड वाली, कौन सी? ये वाली। इस अवस्था में अगर अपन तरंग का ग्राफ बनाए ना, तो कहाँ से बनता है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच बनता है। कहाँ बनता है भाई? -इन्फिनिटी से, अच्छा जी सही से नहीं बना ये तो, ये लो, ठीक है। ये क्या है? -इन्फिनिटी और ये क्या है? +इन्फिनिटी। इस कंडीशन के अनुसार आप क्या कर सकते हो? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी तरंग पैकेट जो है, तरंग पैकेट में कण की स्थिति, ठीक है, इस पूरे वेव पैकेट में तरंग की स्थिति कौन सी कंडीशन में? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच वो कण कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है भाई? आ जाओ जी। अब ऐसी तरंगों से संबंधित तरंग फलनों को अपन क्या कहते हैं? ऐसी वाली जो तरंगे आ जाती है ना आप लोगों के पास, उनके तरंग फलनों को आप लोग क्या कहते हो? हार्मोनिक तरंग फलन कहते हो। क्वेश्चन क्या था? हार्मोनिक तरंग फलन को परिभाषित करो। तो पूरी डिटेल लिखनी है आप लोगों को, वहां से लेके वहां तक। अब अपन क्या करते हैं देखो, यदि साई अक्ष हार्मोनिक तरंग फलन है, अपने को कोई दे दे कि साई अक्ष हार्मोनिक तरंग फलन है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो अपने को साई अक्ष टी। अब अपने को कोई दे दे कि मान लो ये साई अक्ष टी यहाँ पे क्या है? हार्मोनिक तरंग फलन, तो आप उसको कैसे लिखोगे? तो साई अक्ष टी को कैसे लिखोगे आप लोग? देखो ए कोश की अक्ष माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और साई अक्ष टी इक्वल ए साई की अक्ष माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? यही अपना क्वेश्चन था और इसी का अपना आंसर था। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रोडिंगर समीकरण एवं श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि श्रोडिंगर समीकरण एवं श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता को समझाइए। चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्रोडिंगर समीकरण व एम श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता को समझाइए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो जी अब बात करते हैं इसकी। अब आप लोगों को पता है सन 1924 में दे ब्रोगली ने क्या कहा कि 1924 में दे ब्रोगली ने कहा कि द्रव्य कणों से संबंधित कोई एक तरंग होनी चाहिए। ये किसने कहा? दे ब्रोगली ने कहा। जो अपन बात बता चुके हैं पीछे कि गतिशील द्रव्य कण के साथ कण भी होता है और तरंग भी होता है। क्लियर था यहाँ तक कल? ठीक है, अब बात करते हैं आगे चले तो तरंग फलन पता लगा, पर हम तरंग फलन ज्ञात कैसे करेंगे? चलो स्टार्टिंग से आई रिपीट, फिर से सुनना कि 1924 में दे ब्रोगली ने कहा कि द्रव्य कणों से संबंधित कोई तरंग होनी चाहिए। जो अपन पिछली वाली क्लासों में बता चुके हैं कि गतिशील जो द्रव्य कण होते हैं उसके साथ कण भी होता है और तरंग भी होती है। ठीक है, तो अब अपने को अगर आगे चले अपन उससे दे ब्रोगली से आगे, तो तरंग फलन तो पता लगा लिया अपन ने। ठीक है, पर तरंग फलन ज्ञात कैसे करते हैं? तरंग फलन का पता तो लगा लिया, मान लो कि ये द्रव्य गतिशील द्रव्य कणों में पाई जाती है, पर उसका पता कैसे लगाएंगे अपन? तो जो समीकरण तरंग समीकरण निकाल कर देगा वो ही क्या कहलाता है? श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। जो भी कोई भी इक्वेशन ले लो आप लोग, मान लो कि कोई आप लोगों ने इक्वेशन ली और अगर उस इक्वेशन ने आपको तरंग फलन निकाल कर दे दी तो आप लोग समझ लेना या फिर उसको बोल देना श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, वो ही श्रोडिंगर समीकरण कहलाएगी। अगर आप लोगों ने किसी इक्वेशन से तरंग फलन की इक्वेशन निकाल ली तो उसको आप नाम दे देना है, खुद रिप्रेजेंट कर देना वहाँ पे कि क्या कहलाती है? श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है जी, अब देखो फिजिकल लॉ में फिजिकल लॉ में एक थ्योरी है या फिर थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, कई ऐसे अपने फिजिकल लॉ में थ्योरी के हिसाब से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जैसे अपन ने एक पीछे फॉर्मूला लिया होगा कि F = ma। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सब जगह काम में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, पर ये सिद्ध कैसे होता है इसका आज तक कोई फॉर्मूला नहीं है या फिर बना ही नहीं है। अगर आप लोग मेरे को ये बोल दो कि मैम हमें तो ये प्रूव करके दिखाओ कि F = ma होता है, तो ये तो प्रूव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहाँ से उठ के आया है? ये थ्योरी से उठ के फॉर्मूला बनाया है अपन ने। तो इसका अगर डेरिवेशन मत पूछना कभी किसी से। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन होता ही नहीं है। ये अपन स्टार्टिंग से लेके यूं ही याद करते आए हैं कि F = क्या होता है? ma होता है, पर किसी ने इसको प्रूव नहीं किया है आज तक। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अपनी क्या है? श्रोडिंगर समीकरण है। किसकी तरह? इस F = ma की तरह। श्रोडिंगर समीकरण से जो डाटा बाहर आते हैं ना, वो प्रयोग से बिल्कुल मैच खा जाते हैं। ठीक है, अगर श्रोडिंगर समीकरण से जो डाटा बाहर आते हैं अगर वो प्रयोग से बिल्कुल मैच खा जाए तो थ्योरी से ही श्रोडिंगर समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? या तो कोई प्रयोग करके वहाँ से तरंग फलन निकालो या फिर कहीं थ्योरी से आप लोग तरंग फलन निकालो। तरंग फलन निकालने का मतलब श्रोडिंगर समीकरण निकालना। तो थ्योरी से ही आप लोग या फिर अपन क्या करेंगे? श्रोडिंगर समीकरण निकालेंगे और चेक करते हैं कि प्रयोग से आने वाला डाटा और श्रोडिंगर समीकरण का डाटा दोनों सेम है या नहीं है। उसी को आप क्या कहोगे? भाई? श्रोडिंगर समीकरण। अब आप लोगों से या फिर देखो
ये श्रोडिंगर जो है ना, ये कहाँ का था और कौन सी सन में आया था? श्रोडिंगर ऑस्ट्रेलिया का था और सन 1926 में ये क्या है, भारत, या फिर छोड़ो 1926 में ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? श्रोडिंगर। उसने एक इक्वेशन निकाल कर दे दी, उसके साथ आप तरंग फलन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो श्रोडिंगर है ये ऑस्ट्रेलियन कोई साइंटिस्ट था, इसने आप लोगों को थ्योरी से एक इक्वेशन बना के दे दी और उसी को तो फिर इसने बोल दिया कि आप लोग इसे इक्वेशन से क्या करो, वेव फंक्शन निकालो। और आज तक उसी से अपन क्या करते आ रहे हैं, इक्वेशन निकालते, वेव फंक्शन निकालते आ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई ये बोल दे कि श्रोडिंगर समीकरण प्रूव करो कि कहाँ से आई, तो आप लोग प्रूव नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ लिया जाए या फिर दे दिया जाए कि श्रोडिंगर समीकरण एवं श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता को समझाइए, तो आंसर सुनना उसका। अभी तक तो ये बेसिक था, किसका? इस श्रोडिंगर समीकरण का। किस लिए? क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए ये बताने के लिए आप लोगों को। तो सुनो, तरंग फलनों को ज्ञात करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। माना किसी कण का संवेग निश्चित है, अर्थात संवेगों में अनिश्चितता का मान 0 होता है। इस अवस्था में तरंग फलन को हार्मोनिक तरंग फलन कहा जाएगा और इस तरंग से संबंधित कण की ऊर्जा कैपिटल E व कण का संवेग P निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो A इक्वल क्या लिख दोगे? E क्या है? ये तरंग फलन की ऊर्जा, और P क्या है? कण का संवेग। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? E इक्वल आप लोग जानते हो h न्यू होता है। ठीक है, तो h अपॉन 2 पाई इक्वल कितना होता है? अच्छा जी, अब ये जो है h न्यू जानते हो आप, E इक्वल एच न्यू होता है। तो इस एच न्यू को क्या कर दोगे आप, या इस h को क्या कर दोगे? ऊपर नीचे, या फिर इस पूरी वाली इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो h अपॉन 2 पाई और न्यू, या फिर ये लिख दो 2 पाई न्यू। अब आप लोग जानते हो क्या कि h अपॉन 2 पाई इक्वल कितना होता है? h कट होता है। 2 पाई न्यू इक्वल क्या होता है? ओमेगा वेक्टर होता है। ओमेगा वेक्टर क्या है? यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? E इक्वल h कट, क्या बच जाएगा? h कट ओमेगा। ये लो जी, ये आप लोगों के पास किसकी आई? कण की ऊर्जा आ गई। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हुआ? आप क्या आई आपके पास? कण की ऊर्जा। अब ऐसे ही अपन किसके अनुसार चले? ये किसके अनुसार चले हैं? हाइजेनबर्ग के अनुसार। ठीक है, अब दे ब्रोगली के अनुसार चलते हैं, या फिर इक्वेशन से ही समझ लेना आप लोग। तो लैम्डा इक्वल h अपॉन पी पढ़ के आए हो पीछे की लैम्डा इक्वल h अपॉन पी किसकी इक्वेशन होती है? दे ब्रोगली की वेवलेंथ की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब क्या करोगे? इसको भी ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, P और 2 पाई कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसे करो h अपॉन 2 पाई और 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्लियर है? ठीक है जी, ये कब आएगा? P इक्वल h अपॉन लैम्डा। अब इसको करो ऊपर नीचे किससे? 2 पाई से मल्टीप्लाई, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है? K होता है। ठीक है, तो h अपॉन 2 पाई इक्वल भी जानते हो क्या होता है? h कट होता है। तो P इक्वल क्या आ जाएगा आपका? h कट A। अब अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन बोल दे तो यहाँ तक इसका आंसर दे देना। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।